नमस्कार, वेलकम टू एग्ज़ाम सार। आज है 16 जुलाई 2022 और 16 जुलाई 2022 की जितनी भी डेली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उन सबको कवर करेंगे एमसीक्यू के रूप में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में सुर्खियों में रहे I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो ऑप्शन 1 है इंडिया, ईरान, यूएसए, यूके। ऑप्शन 2 है इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई। ऑप्शन 3 है इंडिया, इराक, यूके और यूएसए। ऑप्शन 4 है इंडिया, इजराइल, यूके और उरुग्वे। तो I2U2 यानी कि इसमें 2 आई हैं और 2 यू हैं। तो इंडिया और इजराइल यानी ये 2 आई हो गए, यूएसए और यूएई ये 2 यू हो गए, यानी कि ये I2U2 में ये 4 देश शामिल है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई। चलिए थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन शामिल है? तो इंडिया, इजराइल 2 आई हो गए और यूएसए और यूएई ये 2 यू हैं। तो I2U2। अभी I2U2 नेताओं की एक वर्चुअल बैठक हुई है जिसमें सभी ये चारों देशों के जो हेड्स हैं वो शामिल हुए थे वर्चुअली। तो इसमें प्रधानमंत्री जी ने भी भाग लिया था। इसकी स्थापना जो है वो अक्टूबर 2021 में हुई है और इसको बेस्ट का क्वाड भी कहते हैं कई बार। क्वाड का मतलब 4 देश इसमें शामिल हैं, ठीक है जी। और ये चाइना को काउंटर करने के लिए ये काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बेस लाइफ साइंस को 875 करोड़ में किस कंपनी ने खरीदा है? तो ऑप्शन 1 है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ऑप्शन 2 है इन्फोसिस। ऑप्शन 3 है टाटा। ऑप्शन 4 है अदानी ग्रुप। तो बेस लाइफ साइंसेस को 875 करोड़ रुपए में खरीदा है इन्फोसिस ने, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। तो बेस लाइफ साइंस जो है ये कंपनी कहाँ की है? ये डेनमार्क की है, यानी यूरोप में डेनमार्क बेस्ड ये कंपनी है और इसको 875 करोड़ में या फिर 110 मिलियन यूरो 110 मिलियन यूरो में खरीदा है, जिसका अगर रुपए में आप वैल्यू देखें तो 875 करोड़ रुपए होता है। तो इन्फोसिस ने खरीदा है बेस लाइफ साइंस को, ठीक है जी। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं। तो इन्फोसिस ने बेस लाइफ साइंसेस को 875 करोड़ रुपए में खरीदा है और ये कंपनी कहाँ की है बेस लाइफ साइंसेस? तो ये डेनमार्क की है। इन्फोसिस के इस समय पे सीईओ कौन है? तो सलील पारेख हैं और इन्फोसिस का मुख्यालय कहाँ है? बंगलौर में है। इससे फ़ायदा क्या होगा इन्फोसिस को कि यूरोप में लाइफ साइंसेस में भी एक्सपर्टीज़ हासिल हो जाएगी, यानी उस सेक्टर में भी ये इनको अब बढ़त प्राप्त हो जाएगी इन्फोसिस को यूरोप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत की पहली रॉकेट इंजन फैक्ट्री कहाँ खोली है? ऑप्शन 1 बंगलुरु। ऑप्शन 2 चेन्नई। ऑप्शन 3 हैदराबाद। ऑप्शन 4 नई दिल्ली। अग्निकुल कॉस्मोस ये कंपनी का नाम है, ये स्टार्टअप है नया। तो इसने पहली रॉकेट इंजन फैक्ट्री कहाँ खोली है? तो ये खोली है इसने चेन्नई में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं। अग्निकुल कॉस्मोस ये स्पेस टेक स्टार्टअप है, यानी स्पेस के सेक्टर में काम करती है और भारत की पहली रॉकेट इंजन फैक्ट्री ये चेन्नई में इन्होंने खोली है, ठीक है जी। और ख़ास बात इसमें यह है कि ये 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जाएगा इसमें रॉकेट इंजन बनाने के लिए। 3D का मतलब होता है डायमेंशनली। इस प्रिंटिंग से बहुत सारे पार्ट्स बनाए जा सकते हैं और आजकल इस तकनीक का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बहुत हो रहा है। एक बात और याद रख सकते हैं। तो किसने उद्घाटन किया है इनका? तो टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और इसरो के जो हेड हैं चेयरमैन साहब ये एस सोमनाथ, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। किसका? रॉकेट इंजन फैक्ट्री का। और ये जो चेन्नई में खोली गई है अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में जारी ICC एक दिवसीय यानी वनडे रैंकिंग में भारत कौन से पायदान पर है? ऑप्शन 1 पहले। ऑप्शन 2 दूसरे। ऑप्शन 3 तीसरे। ऑप्शन 4 चौथे। तो हाल ही में यानी जुलाई 2022 में जो ICC ने जो रैंकिंग जारी की है इस हिसाब से भारत जो है वो तीसरे पायदान पर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। चलिए थोड़ी और जानकारी देखते हैं। तो पहले स्थान पर कौन है वनडे में ICC रैंकिंग के अनुसार? तो पहले स्थान पर न्यूजीलैंड है और दूसरे स्थान पर है इंग्लैंड और तीसरे स्थान पर भारत आ गया है।
तो अभी इंग्लैंड के साथ भारत की एक वनडे की सीरीज चल रही है, जिसमें पहला मैच जीतने के बाद में भारत ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हुए तीसरे नंबर पे आ गया है ओडीआई में, यानी एक दिवसीय मैचों की रैंकिंग में। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यूनियन कैबिनेट द्वारा नेशनल ट्रेनिंग रेलवे इंस्टीट्यूट यानी एनटीआरआई को गति शक्ति यूनिवर्सिटी में अपग्रेड करने की यानी इसको अपग्रेड कर दिया गया है गति शक्ति यूनिवर्सिटी में। किसको? एनटीआरआई को। तो इसकी मंजूरी दे दी है। तो ये कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन 1 बिहार में है, ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन 3 गुजरात में है, ऑप्शन 4 महाराष्ट्र में है। तो ये जो इंस्टीट्यूट है नेशनल ट्रेनिंग रेलवे इंस्टीट्यूट, अब ये अपग्रेड हो गया है काय में? तो गति शक्ति यूनिवर्सिटी में, और ये गुजरात में स्थित है। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देख लीजिए। तो यूनियन कैबिनेट ने नेशनल ट्रेनिंग रेलवे इंस्टीट्यूट को गति शक्ति यूनिवर्सिटी में कर दिया है अपग्रेड, गति शक्ति यूनिवर्सिटी में। ठीक है जी। और ये कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ये यूनिवर्सिटी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में ट्रेनिंग, स्किलिंग और रिसर्च के रूप में या फिर रिसर्च का हब का काम करेगी, यानी यहाँ पे इस सेक्टर में बहुत सारा काम होगा। पीएम गति शक्ति ये जो प्रोग्राम है ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी फ्लैगशिप प्रोग्राम है, यानी कि कई सारे क्षेत्र में कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना इसका काम है पीएम गति शक्ति योजना, जिससे इंडिया की इकोनॉमी जो है अर्थव्यवस्था उसको भी एक बूस्ट दिया जा सके। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत कौन से पायदान पर है? तो ऑप्शन 1 है 130वें पायदान पर, ऑप्शन 2 है 146वें पायदान पर, ऑप्शन 3 है 135वें पायदान पर, ऑप्शन 4 है 120वें पायदान पर। तो विश्व आर्थिक मंच यानी आईएमएफ ने ये रैंकिंग जारी की है, और आईएमएफ की ये इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, और इसमें भारत जो है वो 135वें स्थान पर है। और इसमें भारत तो 135वें पे कुल कितने देश हैं? तो 146 देश हैं, और 146 देशों में भारत कहाँ है? 135वें स्थान पर है। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, आपको एक बात तो ये याद रखनी है कि इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF इसको जारी करता है। और जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में कुल कितने देश हैं? तो 146 देश हैं, इसमें भारत 135वें स्थान पर है। और जहाँ पे सबसे कम जेंडर गैप है वो आइसलैंड है, और अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा जेंडर गैप है, यानी ये अंतिम स्थान पर है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIFT का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन 1 जयपुर, ऑप्शन 2 पंचकुला, ऑप्शन 2 करनाल, ऑप्शन 3 पंचकुला, ऑप्शन 4 चंडीगढ़। तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी NIFT, और इसका उद्घाटन किया गया है पंचकुला हरियाणा में। ठीक है जी। किसने किया है? तो ये किया है पीयूष गोयल जी ने, और इनके साथ हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर वो भी शामिल थे। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ये इन दोनों ने इसका उद्घाटन किया है। किसका? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। कहाँ? तो पंचकुला में किया है, ये आपको याद रखना है। तो ये जो इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये कपड़ा के क्षेत्र में एक आधार प्रदान करेगा, यानी बेस का काम करेगा इस क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जापान सरकार ने निम्न में से किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड, देखिए ये दो अलग अलग अवार्ड हैं, एक तो है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन और दूसरा है गोल्ड एंड सिल्वर स्टार। यहाँ से ये दो अलग अलग अवार्ड हैं, और ये किसको दिया गया है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन 1 है के अय्यर, ऑप्शन 2 नारायण कुमार, ऑप्शन 3 नरेंद्र मोदी, ऑप्शन 4 एन चंद्रशेखरन। तो जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन और गोल्ड एंड सिल्वर स्टार जो है ये दिया गया है नारायण कुमार को। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। ठीक है जी। चलो थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो भारत और जापान के आर्थिक संबंधों को इन्होंने मजबूत किया है, और इसीलिए इनको दिया गया है ये अवार्ड। क्या नाम है? तो ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन और गोल्ड एंड सिल्वर स्टार, ये इनको दिया गया है। ठीक है जी। और नारायण कुमार को जापान के जो महावाणिज्य दूत हैं तागा
मासायुकी, ये चेन्नई में है और चेन्नई में ही इनको सम्मानित किया गया है तागा मासायुकी द्वारा नारायण कुमार को। ठीक है जी। और ये जो हैं सनमार ग्रुप के चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं सनमार ग्रुप के नारायण कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, छात्रों को रोजगार प्रदान करने के लिए दिल्ली सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन 1 विश्व बैंक के साथ, ऑप्शन 2 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ, ऑप्शन 3 है यूनिसेफ के साथ, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली सरकार ने यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। अपने छात्रों को रोजगार प्रदान करने के लिए दिल्ली सरकार ने किया है यूनिसेफ के साथ समझौता। तो इसमें क्या होगा कि ये एक प्रोग्राम चला रहा है, यूनिसेफ और DSEU मिलकर एक प्रोग्राम चला रहे हैं, उसका नाम है कैरियर जागरूकता सत्र। ठीक है, ये इसलिए है कि छात्रों को उनके कैरियर के बारे में जागरूकता प्रदान की जाए ताकि उनको रोजगार आराम से प्राप्त हो सके। तो दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, ये DSEU और यूनिसेफ, इसके लिए इन्होंने किया है यूनिसेफ से समझौता। ठीक है, दिल्ली सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये है आज का आखिरी सवाल। सुधाकर दलेला किस देश के लिए राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो ऑप्शन 1 भूटान, ऑप्शन 2 बांग्लादेश, ऑप्शन 3 नेपाल, ऑप्शन 4 पाकिस्तान। तो सुधाकर दलेला जो हैं ये भूटान के लिए भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका है 1 करेक्ट। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं। तो सुधाकर दलेला यूनिसेफ के राजदूत नियुक्त हुए हैं और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है रुचिरा कंबोज का। और रुचिरा कंबोज जो हैं अब UN में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त हो गई हैं। ठीक है जी। तो सुधाकर दलेला भूटान के राजदूत नियुक्त हुए हैं और भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू में है। करेंसी क्या है? तो नगुलतम, इनकी करेंसी का नाम है नगुलटम। ठीक है जी, और राजधानी है थिम्पू में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।